हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए थे। आज हम कंप्लीट रिवीजन लेके आए हैं। जो मैथ का आज हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चंस और टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं। तो ये जो आपकी रिवीजन क्लास 5 है, इससे पहले कि अगर आपने रिवीजन क्लास नहीं देखी है, उसमें आपको रिवीजन क्लास 1 में जीके के क्लास मिलेगी, जिसमें हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। रिवीजन क्लास 2 में हमने कंप्लीट एचपीजी के डिस्कस किया था। रिवीजन 3 क्लास में कंप्लीट नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, सभी कमीशन और कमेटियाँ एक ही वीडियो में डिस्कस की थी। और रिवीजन 4 क्लास में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जनरल नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, अंकगणित के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है, हम बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं, ये आपने याद रखना है। एक से शुरू होती है, कहाँ तक? ये इन्फिनिटी तक, अनगिनत तक होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं जो हैं वो एक से शुरू होती हैं। उसी तरह बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में, जिन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, ये आपने याद रखना है। जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, होल नंबर्स कहा जाता है। कहाँ तक होती हैं? ये इन्फिनिटी तक होती हैं। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो कौन सी है? वो 0 है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में, जिन्हें पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उन्हें उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। जैसे आपने एग्जांपल देखे होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इतना याद रखना है आपने कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं वे सारे जो हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में, इवन नंबर्स के बारे में। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो भी संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं, वे सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एटसेट्रा। या फिर आपने इतना याद रखना है, किसी भी नंबर का आपने पता कर लगाना है कि कौन सी सम संख्या है, तो किसी भी संख्या का लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट का जो अंक होगा, वो अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो वो जो संख्या होगी वो आपकी सम संख्याएं होंगी। उसके बाद बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में, जिन्हें ओड नंबर्स कहा जाता है। 2 से विभाजित नहीं होने वाली जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। या फिर आपने याद रखना है, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होगा, लास्ट डिजिट होगा, वो अगर 1, 3, 5, 7, 9 होता है, तो वह संख्या जो होगी वो आपकी ओड नंबर्स होगी, विषम संख्याएं होगी। उसी तरह बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। कॉम्पोजिट नंबर के बारे से पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो आपने इतना याद रखना है कि जो भी नंबर्स जिस भी नंबर के केवल 2 फैक्टर होंगे, एक वो खुद होगा और एक 1 होगा। उसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, वे आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ये आपने याद रखना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, वो आपका कौन सा है? वो आपका 2 है, ये भी आपने याद रखना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है। और एक बात आपने और याद रखनी है कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वे सारे ओड होंगे। तो ये आपने याद रखना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। उसी तरह बात करते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? तो जो संख्याएं प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, कोई भी नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, तो वो आपके कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं, ये आपने याद रखना है। इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर में क्या होता था? उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते थे, एक वे खुद और एक 1 होता था। जबकि कॉम्पोजिट नंबर जो है उसके दो या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये आपने एक क्वेश्चन एक और याद रखना है कि 1 जो है, एक जो है
वो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी आपने याद रखना है। और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर जो है वो आपका कौन सा है, वो 4 जो है, 4 जो है वो आपका स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है, ये आपने याद रखना है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं योज्य प्रतिलोम के बारे में, यानी कि एडिटिव इनवर्स आपने सुना होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स, किसी भी संख्या का आपको एडिटिव इनवर्स ज्ञात करना है। तो अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल जो है वो शून्य हो जाए, ये आपने याद रखना है। किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल जो है वो आपका शून्य हो जाए, उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कोई संख्या n हो तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -n होगा, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी संख्या को जिस संख्या का गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए तो उसे उस संख्या के गुणा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणा का प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे x का जो प्रति अवयव होगा ये आपका 1/x होगा, तो ये आपने याद रखना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल जो है वो शून्य हो जाए उसे एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में किसी संख्या को जिस संख्या का गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए तो उसे संख्या के गुणा का प्रतीप या फिर गुणा का प्रतिलोम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं चिन्हों में परिवर्तन जो होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे दो पूर्णांकों के गुणनफलों में चिन्हों का परिवर्तन जो है वो निम्न ढंग से होता है। जैसे प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, यानी कि इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या है वो आपकी प्लस की है, ये आपने याद रखना है। जैसे 6 जो है, जिस नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो तो मतलब वो किसका नंबर है, वो प्लस का है, ये आपने याद रखना है। जब भी कोई नंबर प्लस का है मल्टीप्लाई होगा वे प्लस के साथ, जो आंसर आएगा वो आपका प्लस में ही आएगा, यानी कि 6 5 ज़ा 30, ये आपको पता लग गया होगा, प्लस में ही आएगा। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है कोई नंबर प्लस का होगा दूसरा नंबर माइनस का होगा तो आंसर आएगा आपका माइनस में। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 3 है, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 है, तो जो आंसर आएगा वो आपका किस में आएगा, वो माइनस में ही आएगा, -6 जो होगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कोई नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है, जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मान लो माइनस का 4 है मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, प्लस के 3 से, 4 3 ज़ा 12, जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, वो 12 आएगा, ये भी आपने याद रखना है, बेसिक चीज़ें हैं। उसी तरह कोई नंबर माइनस का है, दोनों नंबर माइनस में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे -2 मल्टीप्लाई -2, ये ब्रैकेट लगा लेनी है आपने, दो साइन इकट्ठे कभी नहीं आते हैं। तो कोई दो नंबर है माइनस माइनस के, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो प्लस में आएगा, ये आपने याद रखना है। उसी तरह हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दो पूर्णांकों के भागफल में चिन्हों का जो परिवर्तन है वो निम्न ढंग से होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर प्लस का है, प्लस का 35 है, प्लस का 35 है, डिवाइड में कर रहा हूँ इसको 5 से, ये भी प्लस का है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा, 5 7 ज़ा 35, ये आपने याद रखना, जो प्लस का आ गया 7, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट केस में क्या है, कोई नंबर प्लस का है, डिवाइड में माइनस के नंबर से कर रहा हूँ। मान लो 6 है, 6 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ माइनस के 2 से, 6 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ माइनस के 2 से, 2 3 ज़ा 6, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो माइनस में ही आएगा, ये भी आपने याद रखना है, बेसिक चीज़ें हैं। उसी तरह नेक्स्ट है, कोई नंबर प्लस का है और डिवाइड में उसको माइनस से कर रहा हूँ, सॉरी, इसमें क्या होगा, कोई नंबर माइनस का है, मान लो माइनस का 8 है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको प्लस के 4 से, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा, 4 2 ज़ा 8, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट केस में क्या है, कोई नंबर माइनस का है, माइनस का मान लो 15 है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसे माइनस के ही नंबर से, माइनस के 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो प्लस में आएगा, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल से जो है क्वेश्चन वो आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल कब होगा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करते हैं वाई डिविजिबिलिटी 2, यानी कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब किसी नंबर का लास्ट का डिजिट जो है वो 2 4 6 8 और 0 हो, तो जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, ये आपने याद रखना है। किसी भी नंबर के जो लास्ट के जो डिजिट होंगे, अंक होगा, वो अगर 2 4 6 8 और 0 होगा तो वो नंबर
2 से डिविजिबल होगा, जैसे 242 हो गया, 306 हो गया, 488 हो गया, 4500 हो गया। तो ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 3, यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उस नंबर के डिजिट का जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपके पास 243 है, 243 आपके पास नंबर है, ये चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपने क्या करना है, डिजिट को प्लस करना है। डिजिट कौन कौन से, 243 जो है वो डिजिट है 2 + 4 + 3। इन डिजिट का सम कितना आ गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9। यानी कि डिजिट का जो सम आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो जो नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 3 = 9, ये सम जो है डिजिट का डिवाइड हो गया 3 से, तो 243 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, जब किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर होगा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 1636 जो है, 1636 जो है, इसके जो लास्ट के डिजिट है 36, लास्ट के 2 डिजिट 36 हैं, ये 4 से डिविजिबल हैं, तो ये जो कंप्लीट नंबर होगा 4 9 36। तो ये अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो जाते हैं तो वो कंप्लीट जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 5 के बारे में। तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब किसी नंबर का लास्ट का डिजिट जो है वो या फिर 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो वो नंबर जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 375 हो गया, 450 हो गया, तो लास्ट का जो डिजिट होगा या फिर 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 6 के बारे में। तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। ये आपने याद रखना है, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है। बात करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, इंपॉर्टेंट है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 357, ये मेरे पास 357 नंबर है, इसमें ये कौन सी प्लेस है, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है। तो आपने ये बस इतना स्टेप याद रखना है। आपने करना क्या है, जो 1s प्लेस पे डिजिट होगी, तो 1s प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 7 है, तो 7 का 1s प्लेस पे जो डिजिट होगी उसका आपने ट्वाइस कर देना है, यानी कि डबल कर देना है। 7 का डबल कितना होता है, 14 हो गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। क्या करना है, 1s प्लेस पे जो डिजिट होगी वो उसका आपने डबल कर दिया, डबल 7 का डबल कितना हो गया, 14 हो गया। जो मेरे पास डबल करके आया उसको आपने माइनस करना है रिमेनिंग नंबर से, यानी कि जो नंबर बच गया है, क्या बच गया है, 35। 35 से मैंने 14 को माइनस कर देना है, मेरे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अगर जो मेरे पास माइनस करके आता है, अगर जो मेरे पास माइनस करके जो नंबर आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल है, तो जो नंबर हमें क्वेश्चन में दिया होगा वो भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो 21 7 से डिविजिबल है, 7 3 ज़ा 21, तो 357 भी जो होगा वो आपका 7 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 8 का। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा, जब किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, ये आपने याद रखना है, किसी नंबर के अगर लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल होते हैं तो वो जो नंबर होगा वो भी 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इसमें 864 जो है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, तो जो कंप्लीट नंबर है 1864 ये भी 8 से डिविजिबल होगा। ये आपको पता लग गया होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि आपने क्या करना है, जो नंबर के डिजिट दिए होंगे, जैसे मान लो मेरे पास है 3438, तो 3438 में आपने डिजिट का सम निकालना है। 3 + 4 + 3 + 8 हो गया, इसका जो है सम आ जाएगा मेरे पास, वे कितना आ जाएगा, वे 18 आ जाएगा। तो अगर वो सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वो जो नंबर होगा वो भी कंप्लीट क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। 9 2 ज़ा 18 हो गया। ये आपने याद रखना है, ये 3 की तरह ही है डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है, क्या होता है, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा। किसी केस में हो जाएगा डिविजिबल, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, किसी केस में हो सकता है, किसी में नहीं होगा। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 10 के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल 10 का क्या बोलता है, द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 0। तो किसी भी संख्या का लास्ट का डिजिट जो होगा वो अगर 0 होता है तो जो वो नंबर होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 450 है, लास्ट का डिजिट क्या है, 0 है,
तो ये 10 से डिविजिबल है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा। जैसे ये है, इसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे नंबर होता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे डिवाइज़र बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास डिवाइड करके जो आता है वो यहाँ पे जो क्या आएगा, वो आपका कोशेंट आएगा, ये आपको पता होगा। और लास्ट में जो बचता है वो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, ये तो आपको पता लग ही क्या होगा। इसे बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, इसे भाजक बोलते हैं, इसे शेषफल बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं, ये ठीक है। तो जब आपके पास मान लो डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, तो डिविडेंड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये आपने नोट कर लेना है। अगर हमने डिवाइज़र निकालना है तो डिवाइज़र निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई कोशेंट है, ये भी आपने याद रखना है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो आपका, अगर आपने कोशेंट निकालना है, कोशेंट निकालना है तो कोशेंट कैसे निकालेंगे, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, और इसे डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइज़र से, ये आपने याद रखना है। 3 फॉर्मूले हैं, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में, जिन्हें जातीय मान और स्थानीय मान कहा जाता है इन अ गिवन नंबर। तो बात करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट। मान लो ये 563 है, 5621 है, ठीक है, 5624 है, ये नंबर है। तो प्लेस वैल्यू जो यूनिट डिजिट कौन सी होती है, ये आपकी यूनिट प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस होती है, ये 100 प्लेस होती है, ये 1000 प्लेस होती है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट में कौन सा डिजिट है, 4 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट पे है, 1 प्लेस पे है तो 4 ही होगी। बात करते हैं 2 की जो प्लेस वैल्यू होगी, यानी कि ये किस नंबर पे है, किस प्लेस पे है, तो ये 10 प्लेस पे है, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो आपकी 20 आएगी। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, किस प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से कर दिया, तो 600 जो है वो इसकी क्या आ गई, प्लेस वैल्यू आ गई। 5 की जो प्लेस वैल्यू आएगी, 5 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, तो मैं 5 को कर दूंगा मल्टीप्लाई 1000 से, तो कितनी आएगी, 5 की जो प्लेस वैल्यू आ गई वो आपकी 5000 आ गई है। तो आपको पता लग गया होगा प्लेस वैल्यू के बारे में। बात करते हैं फेस वैल्यू। जैसे मान लो कोई नंबर है मेरे पास 243 है, 243 में मैं बोलूँगा कि 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी वे क्या होगी, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, किस नंबर में किस प्लेस पे है, ये आपकी 10th प्लेस पे है, तो ये इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो आपकी 40 होगी, ठीक है। फेस वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है। जैसे मैं बोलूँगा कि 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। जैसे बोला गया है कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 7 इन द नंबर 86,754। क्वेश्चन में बोला गया कि आपने 8 और 7 की आपने क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 8 की जो प्लेस वैल्यू आपको पता है ये किस प्लेस पे है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी तो ये 10,000 प्लेस पे है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 10,000 से। तो 8 की जो प्लेस वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आएगी, 80,000 आ गई, ये आपकी 8 की प्लेस वैल्यू आ गई। बात करता हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 के बारे में। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1s, 10s और 100 प्लेस पे है, तो 7 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो आपको 7 मल्टीप्लाई 100, 700 जो होगी वो आपकी 7 की प्लेस वैल्यू होगी। ये तो आपको पता लग ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो अब पहले इनको हम थोड़ा डिटेल में एक बार बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम की बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास मैंने 120 का एलसीएम लेना है, तो 120 का एलसीएम कैसे लूँगा, तो आपको पता है 2 6 ये 60 आ गया, ये 2 3 6 हो गया, 30 आ गया, 2 आ गया, ये 15 आ गया। फिर मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, 3 5 15 और 5 1 5, ठीक है। तो 120 का जो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5 आ गया, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, और 24 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, 5 4 20, और 2 कैरी बचा, तो ये आपका 120 जो है वो आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। ये तो आपको लग गया पता कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ के बारे में, ठीक है। एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास बोला है कि आपने 12 और 16 का
एचसीएफ निकालना है। तो इसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। दो मेथड होते हैं, एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिवीज़न मेथड होता है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो मैंने 12 के पहले क्या ले लिए, एलसीएम ले, फैक्टर ले लिए। जैसे 2 6 जा आपका 12 हो गया, 2 3 जा और 3 1 जा 3। उसी तरह मैंने 16 के ले लिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब आपने करना क्या है, स्टेप में 12 के जो फैक्टर आए वो आपके क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 आ गया। 16 के क्या आ गए मेरे पास, 16 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया। अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, वो आपने देखना है कॉमन क्या आ रहा है इसमें। फर्स्ट में 2 आ रहा है, सेकंड वाले में 2 आ रहा है, 3 कहीं कॉमन नहीं आ रहा है और 2 भी नहीं आ रहा है, तो 1 भी कॉमन आ रहा है। तो जो आपका एचसीएफ होगा वो आपने जो कॉमन आ रहा है वो उतार लिए, 2 इंटू 2 इंटू 1। तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो आपका कितना आया, हमारे पास 4 आया। तो ये तो आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आ गया। अब हम बात करते हैं इसी को हम डिवीज़न मेथड से कैसे करते हैं। डिवीज़न मेथड से आपको पता है 12 और 16 का हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ दोनों मेथड से आपका सेम ही आएगा। तो देखना है, अब 16 को मैं क्या करूँगा, पहले 16 को डिवाइड करूँगा 12 से। 12 1 सा 12 आ गया, माइनस करके कितना बचा मेरे पास 4 बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं 4 जो रिमाइंडर बचा है इससे मैं डिवाइड करूँगा किसको, इस डिवाइजर को 12 को। तो 4 3 सा 12 आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। तो जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया और रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया, वो डिवाइजर जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ 4 आया। तो ये आपको पता लग गया होगा कि एचसीएफ जो है वो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रैक्शन। यहाँ से क्वेश्चन जो था वो 101% जो है वो पिछली बार भी पूछा गया था। तो कैसे करेंगे, तो एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रैक्शन जो है, सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया है तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपने याद रखना है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। आपको पता है एलसीएम न्यूमरेटर किसे कहते हैं, अंश को कहते हैं, और डिनोमिनेटर जो है वो हर को कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 2/8 है और 3/6 है। इसका मैंने क्या निकालना है, इसका मैंने एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर कौन से होते हैं, जैसे मान लो ये 2/6 है। 2/6 में जो ऊपर वाला जो नंबर है वो आपका न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, पता है। अब 2/8 और 3/6 ये जो है फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में पता है आपको, फ्रैक्शन में। अब इसका जो एलसीएम निकालना है, मैं क्या करूँगा, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कौन कौन से हैं, 2 और 3 जो है न्यूमरेटर है, मैं इन दोनों का क्या लूँगा, एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं, 8 और 6 है, इनका मैं क्या ले लूँगा, एचसीएफ ले लूँगा, ठीक है। ये आपको पता लग गया होगा। तो जो आएगा वो फिर उसको हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, वो आपका एलसीएम हो जाएगा किसका, फ्रैक्शंस का। ये तो आपको पता लग गया होगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस में क्या होता है। एलसीएम आपने न्यूमरेटर का लेना है और डिनोमिनेटर का आपने एचसीएफ लेना है। उसके बाद बात करते हैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। इसमें इसका ऑपोजिट होता है, एचसीएफ आपने न्यूमरेटर का आपने एचसीएफ लेना है और डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लेना है। ये आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है वो आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये आपने याद रखना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होगा वो आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होगा। जैसे मान लो मेरे पास एचसीएफ दिया है, एचसीएफ किसी कोई इसी नंबर का एचसीएफ है वो आपका 5 है। एलसीएम जो है मेरे पास वो कितना है, एलसीएम मैंने फाइंड आउट करना है, ठीक है। एलसीएम मैंने फाइंड आउट करना है और दो नंबर प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर्स है वो मेरे पास है कितना है, वो मेरे पास मान लो 55 है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, यानी कि दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना है, वो 55 है। अब मैंने फाइंड करना है एलसीएम को। तो एलसीएम को मैंने फाइंड करना है, 5 जो है वो एलसीएम को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो वो क्या कर देगा, वो 55 को डिवाइड कर देगा। तो 5 1 सा 5 और 5 11 का आंसर आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। 11 मेरे पास कितना कितना आ गया, एलसीएम 11 आ गया। अब मैं चेक करूंगा, जैसे 5 इंटू एलसीएम था, एलसीएम की जगह क्या आ गया, मेरे पास 11 आ गया। ये किसके इक्वल आना चाहिए, 55 को। तो इक्वल टू 55, तो 5 11 सा 55, तो 55 जो है वो किसके इक्वल आ गया, ये आपके 55 के ही इक्वल आ गया। तो ये आपको पता लग गया होगा प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है।
ये तो हमने बात कर ली एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस और एलसीएम इनटू एचसीएफ के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 होल 1/4, 3/4, 9 होल 3/5 एंड 5 4 होल 6/9। इसका आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 होल 1/3 है, ये किस फ्रैक्शन में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, आपको पता है। इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है। अब फ्रैक्शन की बात चली है तो फ्रैक्शन से हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। आपने ऐसे याद रखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वह छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे 4/7 जो है, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। उसके बाद आती है आपकी इम प्रॉपर फ्रैक्शन। इम प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है वे छोटा होता है किससे, न्यूमरेटर से। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता था डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। उसी तरह बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, ए फ्रैक्शन विद अ होल पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट है। यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है, जैसे 4 होल 2/7 है। 4 होल 2/7 जो है ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन है, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उसी तरह डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन होती है, दिस टाइप ऑफ अ फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और अ पावर ऑफ 10। ये आपने याद रखना है, ये आपकी डेसिमल फ्रैक्शन होती है। तो यह तो आपको पता लग गया होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मेरे पास नंबर दिया है 4 होल 2/7, 4 होल 2/7 है, इसको मैं इम्प्रॉपर में चेंज करूँगा तो पहले क्या करूँगा, 7 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से। 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, प्लस करूँगा मैं इसमें क्या करूँगा, प्लस 2 कर दूँगा। 7 4 28, 28 प्लस 2 हो जाएगा 30, 30/7 जो है इसको मैंने चेंज कर दिया किसमें, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में क्या होता था, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर हो ग्रेटर देन होता था। ये आपने याद रखना है, न्यूमरेटर क्या होता था, बड़ा होता था किससे, डिनोमिनेटर से। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो बोला फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 होल 1/4, 3/4, 9 होल 3/5 एंड 4 होल 6/5। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 3 12, 12 प्लस 1 ये आ गया आपका 13/4 आ गया। नेक्स्ट आपकी 3/4 है। उसके बाद फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन है 9 होल 3/5, 5 9 45, 45 प्लस 3 आपका 48 हो गया, 48/5 हो गया। उसके बाद फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन है 4 होल 6/9, 9 4 36, 36 और 6 और आपका 42 हो गया अपॉन 9। अब ये जो फ्रैक्शन हमारे पास आई, ये तो हमारे पास फ्रैक्शंस में आ गई। अब क्वेश्चन में बोला कि आपने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते थे, अब आपने हम हमने तीन फॉर्मूले जो डिस्कस किए, इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेंगे। न्यूमरेटर का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब न्यूमरेटर कौन कौन से हैं, जैसे 13 हो गया, 3 हो गया, 48 हो गया, 42 हो गया, इसका हम एलसीएम लेंगे डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर कौन कौन से है, 4 4 5 और 9 का मैं क्या लूँगा, एचसीएफ लूँगा। जो आपका आंसर आएगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा इन फ्रैक्शंस का। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका जो एलसीएम है वो कितना आया है। उसी तरह बात करते हैं अगले क्वेश्चन में कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 होल 24/26, 4 होल 18/92। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हमने इसको पहले चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। उसके बाद एचसीएफ लेना है आपने, किसका एचसीएफ लेना है, आपका न्यूमरेटर का आपने एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ एलसीएम लेना है आपका डिनोमिनेटर का। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका एचसीएफ होगा किसका, इन फ्रैक्शंस का। ये आपने याद रखना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें हमने इसको सिंपलीफाई करना है। इसमें बोला गया है कि √324 डिवाइडेड बाई 6 प्लस √196 अपॉन डिवाइडेड बाई 28 और अपॉन में है 7 × 5 - 14।
अब आपने एक बात याद रखनी है, आपने बी बोर्ड मास के बारे में तो सुना ही होगा, बोर्ड मास के बारे में सुना होगा। क्या होता है बोर्ड मास? वी से होता है आपका विनकुलम, जिसे बार भी कहते हैं। बी से होगा आपका ब्रैकेट होगा, ठीक है। ओ से होगा आपका ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। डी से डिवीज़न आ गया, एम से मल्टीप्लाई आ गया, ए से एडिशन आ गया, और एस से सब्ट्रैक्शन आ गया, यानी कि माइनस आ गया। तो आपने याद रखना है, जब भी आपके पास सिंपलीफिकेशन का कोई क्वेश्चन होगा तो आपने बी बोर्ड मास का जो पैटर्न है वो आपने याद रखना है। ये लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है, ये आपने याद रखना है। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 2 प्लस, एक मिनट, इसको जैसे बात करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे को 12 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपने देखना है इसको आपने सोल्व कैसे करना है, बोर्ड मास में देखना है आपने। पहले यहाँ पर मेरे पास दो साइन है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। आपने बताना है कि जो मेरे पास बोर्ड मास में जो पहले कौन सा साइन आ रहा है। तो आपको पता है पहले डिवीज़न आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन से पहले। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। 4 3 ज़ा 12 हो गया, डेसिमल ये डिवाइड तो खत्म हो गया, मल्टीप्लाई 3 है तो 3 3 ज़ा 9। जो 9 होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका आंसर होगा। तो आपने बस इतना याद रखना है कि जो भी चीज़ पहले आ रही है बोर्ड मास में वो आपने पहले सॉल्व करनी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे आपको पता है √324 है। अब √324 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, आपको पता है ये आपका 18 का होता है। किसका होता है? 18 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से रूट जो है वो आपका हट गया, स्क्वायर रूट जो लगा आ गया है, डिवाइडेड बाई 6। 196 जो है वो किसका 196 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो 196 जो होता है ये होता है आपका स्क्वायर 196 जो होता है वो आपका होता है 14 का, ठीक है। डिवाइडेड बाई 28 हो गया, ठीक है, 28 हो गया। नीचे हम करेंगे 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 14। तो अब क्या होता है, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है। 7 5 ज़ा 35 माइनस का 14 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब हम इसमें प्लस है, इसमें डिवाइड है, तो पहले हमें क्या करेंगे, हम डिवाइड वाले को सोल्व करेंगे। तो 6 3 ज़ा कितना हो गया, 6 3 ज़ा 18 हो गया। प्लस है आपका 14 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं किससे, 28 से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 14 डिवाइडेड बाई 28। इसका मतलब भी क्या होता है, डिवाइड होता है। नीचे 35 में से 14 माइनस करो तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 21 बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये आपने याद रखना है। 3 प्लस 14/28 है। अब इसका हम ले लूँगा, मैं एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। अपॉन में तो 21 है, इसको हमने नहीं छेड़ना है। अब ऊपर वाले का हमने एलसीएम ले लिया, 28 आ गया। 128 ज़ा 28, 28 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 28 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 28 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 84 आ गया, ठीक है। 84 आ गया प्लस, अब 28 1 ज़ा 28, 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 14 से, तो 14 आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या है, 21 है। अब इसको प्लस कर दो, 84 प्लस 14 जो होता है वो कितना होता है, वो आपका ये हो जाएगा आपका 98 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 21। यानी कि जिसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है। अब इसको क्या करूँगा मैं अगले स्टेप में, 1 चला जाएगा ऊपर, 98 28 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 21 आ गया। अब ये देखना है आपने, ये जो कटता है अगर 21 से कट जाता है तो इसको काट देना है आपने। जैसे 21 से, अब जैसे आपने इसको टेबल से काट देना है तो ये आपका 14 आ गया, और ये आ गया आपका 2 4 ज़ा 8 और 249 आ गया। और फिर उसके बाद हम 7 से काट देंगे। 7 से काटने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा, ये आ गया आपका 49। 7 3 ज़ा 21 हो गया। जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 1/6 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब डेसिमल में हम प्लस कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये आपको चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। जैसे बात करते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं हमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। जैसे डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मेरे पास कोई नंबर है 2.17, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको 2.4 से, ठीक है।
तो जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले जो आपका काम है, आपने डेसिमल को भूल जाना है। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करूँगा 217 मल्टीप्लाइड 24, ठीक है। तो 7 4 ज़ा 28 हो गया, 2 कैरी बचा, 4 1 ज़ा 4, 4 और 2 6 हो गया, 4 2 ज़ा 8। उसी तरह 2 7 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1 3, 2 2 ज़ा 4 आ गया आपका 8 और ये 10 और 1 ये 2 और 5। मेरे पास का आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके 5208 आ गया। क्या आ गया, 5208 आ गया। अब डेसिमल कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको मैंने स्टेप बताया कि जब भी आपको डेसिमल में मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है तो आपने जब मल्टीप्लाई करना तो आपने भूल जाना है कि इसके साथ कोई डेसिमल लगाए। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, जो मेरे पास मल्टीप्लाई करके आया उसको मैंने लिख लिया, 5208 आ गया। अब डेसिमल कैसे लगता है ये आपने ध्यान देनी है, बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर डेसिमल है वो कितने डिजिट के बाद है, पीछे से देखते हैं 1 2, यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद है। कितने डिजिट के बाद है, 2 के बाद है। यहाँ पर डेसिमल जो है वो 1 डिजिट के बाद है। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद था, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है। 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो जो आंसर आएगा वो आपका 3 डिजिट के बाद आपने डेसिमल का देना है, 1 2 3। तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 5208। एक बात आपने और ध्यान देनी है, जब भी डेसिमल में कोई नंबर दिया होगा, जैसे मान लो ये मेरे पास नंबर दिया है तो इसको पढ़ते कैसे हैं, ये 78 पॉइंट, जो डेसिमल के बाद जो नंबर डिजिट होती हैं उनको हम सेपरेट करके पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं, इकट्ठे नहीं पढ़ते हैं। जैसे इसको मैं पढ़ूंगा 78.14, ना कि 78.14 नहीं पढ़ूंगा, इसको क्या पढ़ूंगा 78.14 पढ़ते हैं। डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं उनको सेपरेट करके। ये तो आपको पता लग गया कि डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन में, जो डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें डेसिमल कैसे लगता है। अब हम बात करते हैं एडिशन के बारे में। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 5.26 है, प्लस है आपका 1.3 है, ठीक है, 1.3 है। अब इसको मैं कैसे ऐड करूँगा, तो देखना है यहाँ पे डेसिमल जो है वो कितने डिजिट के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ पर एक डिजिट के बाद है। यहाँ पर डेसिमल 1 डिजिट के बाद है। तो सबसे पहले आपका काम है कि आपने देखना है कि किस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। तो डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट यहाँ पर हैं, कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर 1 है। तो सबसे ज़्यादा जो डिजिट होंगे डेसिमल के बाद आपने बाकियों को भी इसके इक्वल बनाना है। जैसे मान लो 5.26 है, प्लस क्या है 1.3 है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ पे सिंगल 1 है। तो आपने इसको भी 2 बनाने के लिए कि मैं क्या करूँगा, एक 0 और ऐड लगा दूंगा, प्लस कर दूंगा, फिर आपने प्लस कर देना है 6, ये 5 और 6.56 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ये तो आपको पता लग गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 प्लस 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 आ गया, ठीक है। अब आपने, मैंने क्या बताया, आपने, आपका फर्स्ट काम है, स्टेप है कि आपने देखना है कि डेसिमल किस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। तो वो इस वाले में है, कितने हैं, 3 है, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने बाकियों को भी, इसमें हाईएस्ट जो है वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 है, तो बाकियों को भी आपने डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही बनाने हैं। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 2 है, फर्स्ट है, तो 2 को मैं क्या लिख दूंगा, डेसिमल के बाद मैं 3 डिजिट लगा दूंगा, इसको, ये आ गया। 0.2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, तो बाकी 2 3 बनाने के लिए 2 0 मैंने ऐड कर दी। अगले वाले में 0.02 था, यहाँ पे 2 डिजिट थे, तो 3 बनाने के लिए 1 0 लगा दी। नेक्स्ट वाले में 0.002, ये तो पहले ही था, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने वाले में कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 2 आ गया, ये 2 आ गया, और ये आपका 2 आ गया। तो 2.222 होगा, वो आपका आंसर होगा। ये आपने देखना है किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता लग गया होगा, आपने करना क्या है, आपने देखना है कि किस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट हैं, उतने ही आपने बाकियों के भी डिजिट बनाने हैं डेसिमल के बाद। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में क्या है, सारे डिजिट जो हैं वो डेसिमल के बाद इक्वल हैं, तो आपने ज़ीरो, तब आपने इक्वल नहीं करना है, आपने डायरेक्ट उसको ऐड कर देना है। वही आपने सेम स्टेप जो है वो आपका सब्ट्रैक्शन में भी आपने याद रखना है। सब्ट्रैक्शन में भी आपने ऐसे ही देखना है कि किस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया होगा।
उसी तरह बात करते हैं व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 32 एंड 45। इनका आपने एलसीएम निकालना है, ये तो आपको आता ही होगा। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि 15, 24, 32 और 45 का जो एलसीएम आया ये कितना आया। उसके बाद बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर डिजिट दी है 4, 0, 2 और 1, ठीक है। मेरे पास ये 4 डिजिट दी हैं। अब मेरे को बोला गया है कि आपने इन 4 डिजिट का यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो 4021 का आपने इन डिजिट का यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनेगा, तो आपने क्या देखना है, सबसे बड़ा जो डिजिट है वो कौन सी है, वो 4 आ गई। जब बात करेंगे हम ग्रेटेस्ट नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर भी बोलते हैं इसको, तो इन 4 डिजिट से जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा। सबसे पहले आपने सबसे बड़ी डिजिट ले लेनी है। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 4 आ गई। उसके बाद 4 के बाद कौन सी डिजिट है, 2 आ गई। उसके बाद 1 है और लास्ट में सबसे छोटी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये जो 4210 जो है वो इन 4 डिजिट का यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर बन गया 4210। ये तो आपको पता लग गया कि आपने डिजिट से, आपने जो आपको डिजिट दी होंगी उससे आपने सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाना है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर के बारे में, कि आपने मान लो ये मेरे पास डिजिट दी हैं 4031, ठीक है। इन डिजिट से आपने स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं आपको एग्ज़ाम में, लीस्ट भी एक ही बात है, छोटा होता है लीस्ट का मतलब भी। तो इन 4 डिजिट का यूज़ करके आपने क्या करना है, सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो आपने पता है आपको कि ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट में क्या होता था, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट ले लेते थे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। अब इसमें क्या होता है, आपने ध्यान देना है, इसमें देखना है कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 0 है। तो आपने 0 पहले नहीं लेनी है, ठीक है। 0 पहले नहीं लेनी है, इसका मैं भी रीज़न बताता हूँ। आपने देखना है कि 0 के बाद जो सबसे बड़ी, 0 के बाद जो बड़ी संख्या है, बड़ा डिजिट है, वो कौन सा है, वो आपका 1 है, तो 1 आ गया। उसके बाद आपने 0 का यूज़ करना है। तो उस 1 के बाद आपने फर्स्ट क्या देखना है कि 0 से बड़ा जो डिजिट है वो कौन सा है, वो 1 है, वो आप फर्स्ट प्लेस पे आ गया। उसके बाद आपने 0 का यूज़ करना है। उसके बाद छोटा नंबर बनाना है, तो छोटा उससे आएगा और लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। तो 1034 जो है वो आपका आंसर होगा, इन 4 डिजिट का यूज़ करके सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर। अब आप बात करते हैं कि हमने 0 पहले क्यों नहीं लिया। अगर मान लो डिवीज़न उसमें ग्रेटेस्ट के केस में क्या होता था, हम सबसे बड़ा डिजिट पहले लेते थे और लास्ट में सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट में मान लो मैंने 0 सबसे छोटा पहले ले लिया, उसके बाद 0, 1, 3, 4, ठीक है। ये मैंने नंबर बना दिया। अब देखना है कि अब 0 जो है फर्स्ट पे है और मैंने नंबर बनाना है 4 डिजिट का। तो यहाँ पे तो 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, इसको 134 ही पढ़ूंगा ना। तो ये जो आपका होगा वो आपका गलत होगा। जब आपने नंबर बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 से बड़ा जो डिजिट है वो कौन सा है, उसका यूज़ करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम 0 का यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, एग्जांपल दिया कि द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विद गिवन डिजिट्स 3, 5, 1, 2, 2, 7, 0 एंड 4। तो इन डिजिट का यूज़ करके आपने 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 7 है। 7 के बाद कौन सा डिजिट आ जाएगा, बड़ा आपका 5 आ गया। 5 के बाद 4 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 2 टाइम 2 है तो 2, 2, 1, 0। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया इन डिजिट का यूज़ करके, 8 डिजिट का। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, इन्हीं डिजिट का यूज़ करके आपने स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट नंबर बनाना है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जिसकी चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वो आपका साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा इंटू भुजा जो है वो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है। स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका साइड इंटू साइड होता है। बात करते हैं पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, पैरामीटर आपका 4 इंटू साइड होता है। ये भी आपने याद रखना है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 51 मीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फील्ड।
तो आपने बताना है कि आपके पास स्क्वायर की जो साइड है वो दी है, कितनी दी है, 51 मीटर दी है। आपको पता है चारों साइड से इक्वल होती हैं। आपने निकालना है पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, ये आपको पता है। साइड कितनी है, 51 है, तो 4 इंटू 51 कर दिया, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 हो गया। तो 204 मीटर जो है वो आपका पैरामीटर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह बात करते हैं हम रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं जिसे आयत कहा जाता है। आयत आपको पता है, ये आपकी रेक्टेंगल है, ठीक है। ये आपकी लेंथ आ गई, ये आपकी ब्रेड्थ आ गई। बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया जो होता है वो रेक्टेंगल का वो क्या होता है, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ये आपने याद रखना है। पैरामीटर की जब बात करेंगे कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, तो वो आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो आपका पैरामीटर होता है किसका, रेक्टेंगल का। तो ये आपने फॉर्मूले जो हैं वो आपने नोट डाउन जरूर कर लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं कन्वर्सन ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यानी कि जब भी आपके पास कन्वर्सन फ्रॉम सेंटीग्रेड स्केल टू फ़ारेनहाइट, जब मान लो आपके पास कोई टेम्परेचर दिया है, जैसे वो सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस में दिया है, आपने उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा, F इज इक्वल टू 9/5 प्लस C प्लस 32। ये आप 9 प्लस, ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना। जब भी आपने सेल्सियस से आपने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 होगा। जब आपने टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया होगा, आपने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। उसके बाद बात करते हैं कन्वर्सन फ्रॉम फ़ारेनहाइट स्केल टू सेंटीग्रेड, यानी कि आपके पास टेम्परेचर जो है वो आपका फ़ारेनहाइट के में दिया है और आपने सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32 हो गया। ये आपने फॉर्मूले जो है वो ये आपने याद रखने हैं। जैसे एग्जांपल में देखा गया कि द वैल्यू ऑफ 302 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस। तो आपने फ़ारेनहाइट में आपके पास टेम्परेचर दिया है, आपने चेंज करना है इसको सेल्सियस में। तो क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू 5/9 आ गया, 5/9 F माइनस 32। अब इसमें जो फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वे कितनी है, वे आपके पास 302 है। तो इसको F की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, F की जगह मैंने पुट कर दी 302 माइनस 32 आ गया। माइनस करके मेरे पास कितना आया, ये 270 आया। इसको जब डिवाइड कर दूंगा तो 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 150 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका सेल्सियस में टेम्परेचर आ गया, जो हमारे पास फ़ारेनहाइट में दिया था। अब कुछ हम बेसिक चीज़ें बात करते हैं। जैसे किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ज़ीरो ही आता है। जैसे मान लो 15 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ज़ीरो से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ज़ीरो ही आएगा। ये भी आपने याद रखना है। जैसे -27 मल्टीप्लाई ज़ीरो है, तो आंसर कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा। मान लो 15 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी ज़ीरो ही होगा। ये आपने याद रखना है। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो ही आता है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं जैसे किसी नंबर को, मान लो ए जो है वो कोई नंबर है, किसी भी नंबर को मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो वही नंबर आएगा। जैसे मान लो मैंने 25 को डिवाइड किया 1 से, 25 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ये आपने याद रखना है। कभी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वो वही नंबर आता है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं जैसे किसी नंबर को मैं ज़ीरो को मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ, ज़ीरो को मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो ज़ीरो ही आएगा। ये आपने याद रखना है। ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। अब बात करते हैं जब किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, अब वो इसका उल्टा हो जाता है। किसी नंबर को मैं ज़ीरो से जब डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, वो इन्फिनिटी आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। ये आपने याद रखना है। जब किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आंसर में आपका, नॉट डिफाइंड आता है, इन्फिनिटी आता है। इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। उसी के ऑपोजिट है, किसी ज़ीरो को किसी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो ज़ीरो ही आता है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं जैसे किसी नंबर की
घात जो है, पावर जो है वो 0 है। मान लो ए जो है कोई नंबर है, इसकी पावर जो है 0 है, तो आंसर जो आएगा वो आपका 1 आएगा। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने स्टार जरूर लगा लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लो 25 की पावर जो है वो आपकी 0 है, 25 की जो घात है वो 0 है, तो आंसर कितना आएगा, वो आपका 1 आएगा सभी क्वेश्चंस में। ये आपने याद रखना है, सभी नंबर में ऐसा ही होगा। किसी भी नंबर की जो पावर होगी वो अगर 0 होती है, 0 होती है, तो वो आंसर जो आएगा वो आपका 1 आएगा। ये आपने याद रखना है। जैसे अब क्वेश्चन है, जैसे एक बस 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलती है और फिर 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है, तो बस प्रारंभ के स्थान से कितनी दूर है। डायरेक्शन से क्वेश्चन जो है वो 101% पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास डायरेक्शन है, तो इस तरफ आपको पता है ये ईस्ट होती है, इस तरफ आपकी वेस्ट होती है, इसकी तरफ नॉर्थ होती है, इस तरफ साउथ होती है। तो करते कैसे हैं, जैसे मान लो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक बस 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलती है, तो वो पूर्व की तरफ इस तरफ चली, ठीक है, यहाँ तक चली वो। उसके बाद 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है, तो 5 किलोमीटर पश्चिम पिछली तरफ है, फिर यहाँ से वो पश्चिम 5 किलोमीटर यहाँ चली। अब क्वेश्चन में बोला गया कि बस प्रारंभ के स्थान से कितनी दूर है, तो 5 किलोमीटर यहाँ तक चली थी पूर्व की तरफ, 5 किलोमीटर फिर वो पश्चिम की तरफ चली, फिर वो वापस गई, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से भी कितनी दूर है, तो वो आपकी 0 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि 7 पुस्तकों की कीमत जो है वो 84 रुपये है, तो 14 पुस्तकों की कीमत क्या होगी। तो 7 पुस्तकों की जो कीमत है वो 84 रुपये है, तो एक पुस्तक की कीमत क्या होगी, एक बुक जो होगी वो आपकी किसके बराबर होगी, वो आपकी 84 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि आपका आ गया 12 आ गया। तो एक पुस्तक की जो मूल्य है वो कितना है, एक पुस्तक का वो आपका 12 रुपये है, तो 14 पुस्तकों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 14 से हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 28 आ गया, मल्टीप्लाई 1 4 ज़ा 4, 148 आ गया आपका 168 जो है वो आपका डिवाइड करके आ गया। तो 14 पुस्तकों की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, वो 168 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन इज इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका छोटे से बड़ा। ये आपने याद रखना है, आपने छोटे से बड़े की तरफ चलना है। जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके ऑपोजिट होता है, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है, देख यहाँ पे नंबर दिए हैं 2 6 8 1 3, इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आपका छोटा नंबर कौन सा है, 1 आ जाएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 8 आ गया। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटा, सबसे पहले बड़ा नंबर आ जाएगा, उसके बाद 6 उसके छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। ये तो आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का समूह जो है वो आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है इन क्वेश्चंस में, फ्रैक्शन में आपने क्या करना है, फ्रैक्शन में क्या करते हैं, फ्रैक्शन में हम जैसे ये हमने पता करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लिया किसका, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने इसका एलसीएम ले लिया, जैसे मेरे पास नंबर है 8/12 है, 6/8 है, और 7/9 है। तो बात सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का। मैंने एलसीएम ले लिया 12, 8 और 9 का मैंने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 4 ज़ा 12 आ गया। ये आपका 8 है, 8 वैसे आ गया, 3 3 ज़ा 9 आ गया। उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 आ गया। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 और 3 आ गया। और उसके बाद इसको डिवाइड करूँगा 2 से और लास्ट में 3 से। तो मेरे पास जो एलसीएम आ गया वो 3 × 2 × 2 × 2 × 3 आ गया। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 24 3 ज़ा 72 मेरे पास क्या आ गया, 72 जो है वो मेरे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम मेरे पास 72 आ गया। अब आपने करना क्या है, जैसे मान लो ये 8/12 है, 8/12 आ गया।
आपने करना क्या है, इसका आपने डिनोमिनेटर जो है वो 72 बनाना है। तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास डिनोमिनेटर जो है वो 72 आ जाए। तो मैं ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 9 से, और सॉरी 6 से, और नीचे भी 6 से। तो ये आ गया आपका 8 6 48, 48 अपॉन 72 आ गया। ये तो आ गया 8/12 का। अगली जो फ्रैक्शन है वो आपकी 6/8 है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास क्या आ जाए, ऊपर डिनोमिनेटर जो है वो आपका 72 आ जाए। तो 9 से कर दूंगा, और नीचे भी 8 9 ज़ा। तो मेरे पास दूसरी जो फ्रैक्शन आ गई वो क्या आ गई, 6 9 ज़ा 54, 54/72 आ गई। थर्ड जो है वो आपकी 7/9 है। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 72 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी और नीचे भी। 7 8 ज़ा 56, 56/72। ये तो मेरे को, ये आपने कर लिया, इनका एलसीएम ले लिया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर जो हमें क्या चाहिए था, 78 72 चाहिए था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपने पता कैसे लगाना है कि कौन सी जो है वो छोटी फ्रैक्शन है और कौन सी बड़ी है। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने देखना है कि किस किस अब आपने देखना है कि सबसे छोटा जो डिनोमिनेटर है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, न्यूमिनेटर किसका है, वो आपका 48 है। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, सबसे छोटी फ्रैक्शन आपकी 8/12 वाली होगी। उसके बाद आपने देखना है कि उससे छोटा कौन सा है, उसके छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो वो आपकी 54 है, जो किस में आई थी, 54 जो थी वो मेरे पास आई थी 6/8 में। और लास्ट में देखना है कि सबसे बड़ी जो न्यूमिनेटर है वो कौन सा है, वो 56/72 है। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपके पास ना तो न्यूमिनेटर सेम हो ना तो डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आएगा उसके इक्वल ही आपने सभी के डिनोमिनेटर जो है वो आपको एलसीएम के इक्वल चाहिए। ऊपर भी आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे भी आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास एलसीएम आना चाहिए। तो फिर आपने देखना है, जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपने देखना है कि सभी फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर होगा वो तो आपका सेम आ गया। फिर आपने देखना है कि जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, और जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक डिस्कस किए जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपने रिवीजन क्लास जो है, आज की जो रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास 5, यही देख लेनी है। प्रीवियस वीडियोस नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, आपने ये रिवीजन क्लास जो है वो आपने ज़रूर देख लेनी है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आगामी जो आपका एग्ज़ाम है HPPAD एंट्रेंस में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप HPPAD एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPPAD एंट्रेंस के रिलेटेड 120+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर इससे पहले आपने क्लासेस नहीं लगाई हैं, रिवीजन क्लासेस नहीं लगाई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासेस ज़रूर लगा सकते हो। हमने रिवीजन क्लास 1 में जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वो रिवीजन क्लास 1 में हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। उसके बाद रिवीजन 2 क्लास में हमने एचपी जीके जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसमें जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मोस्टली क्वेश्चन हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं उसमें। उसके बाद रिवीजन क्लास जो 3 होगी उसमें आपको नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, जो कंप्लीट सभी कमीशंस और कमेटियां जो हैं वो हमने एक ही वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आपने ज़रूर देख लेनी है। प्लेलिस्ट वाली वीडियोस आपने नहीं देखनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन क्लास की जो वीडियोस हैं वो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि इसमें हमने मोस्टली जो प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किए थे, क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उन्हीं का हमने कंक्लूजन किया है उन रिवीजन क्लासेस में। तो आपने वो ज़रूर देख लेनी है। और रिवीजन क्लास 4 जो थी, रिवीजन क्लास 4 में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100+ क्वेश्चन जो थे, 100+ क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए थे। नियर
120 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो प्रीवियस HPB एंट्रांस में पूछे गए थे, 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। वो हमने कंप्लीट 40 क्वेश्चन वहाँ पूछे गए थे, हमने उनको कंप्लीट डिस्कस किया। उसमें हमने बताया भी था कि इन क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम में सॉल्व कैसे करना है। तो वो वीडियोस भी अपने रिवीजन क्लास की जो वीडियोस हैं वो आपने ज़रूर देख लेनी है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज हमने मैथ की हमने रिवीजन क्लास लेके आए थे। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे जो टॉपिक्स हैं जो HPU पूछता है हर बार, प्रीवियस हमने एनालाइज़ करके इस वीडियो में हमने वो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो आपने ये वीडियो भी आपने ज़रूर देख लेनी है और इनके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी हैं, ज़रूर बना लेने हैं जब आप, क्योंकि आपको फाइनल रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।